हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैं सही बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम आपकी और मेरी कि हम इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि वो आज से लेकर, मतलब आप फिजिक्स में जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो हिडन रहेगा और उसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। आपने एक बार बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखा, अगर उसमें कोई चीज छूट भी गई मान लीजिए, तो जब उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस वहां इन्वॉल्व नहीं होगा। बट जब आप वेक्टर्स पढ़ना चालू करेंगे, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेक्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि नोट्स बनाना स्टार्ट करें। वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर वेक्टर का नॉलेज आपको नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन हो सकता है आपसे हिले भी नहीं, है ना। आप फिजिक्स का क्वेश्चन समझ के या बोलोगे कि भैया जो वेक्टर है वो तो मैथ्स का पार्ट है, इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इतने इंटेंसिटी से नहीं पढ़ेंगे, तो भैया उसके लिए हम सॉरी बोलना, मतलब मैं तो सॉरी ही बोलना चाहूंगा। फिर आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन हिलेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर जिस दिन से स्टार्ट होगा, आपको पूरे ध्यान से, पूरी लगन से वेक्टर्स को पढ़ना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आपको जाकर ना फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी वेक्टर के साथ। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक होता है वेक्टर्स। जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी में ये आपको लेक्चर 2, मतलब लेक्चर 1 जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, लेक्चर 2 आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दोनों में वेक्टर आता है। लेकिन मैं आपको लेक्चर 3 पढ़ाने से पहले ही वेक्टर्स पढ़ा देता हूं ताकि आपको लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में अलग अलग वेक्टर ना पढ़ाना पड़े, है ना। तो वैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, बेसिक मैथ्स जो है वहां पर आपकी खत्म हो चुकी है, लास्ट मैंने जो आपको ग्राफ्स पढ़ाए। उसके बाद ये वेक्टर अलजेब्रा जो हम पढ़ेंगे, जो हम वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, मैं इसको मैथ्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानता हूं, लेकिन फिजिक्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानता हूं। लोग इसको फिजिक्स का पार्ट नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूं। मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है और नीट वाले बच्चों को भी बहुत डेडिकेशन से वेक्टर्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि वेक्टर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीट के कोर्स का जो मॉड्यूल है, जो एमबी आपको प्रोवाइड करता है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, वो ये है। और ये सब पढ़ने से आपका क्या है, नीट के एग्जाम के लिए जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे, डीपीपी देंगे, उसका सोल्यूशन भी देंगे। ये डीपीपी आपको magnetbrains.com पर अवेलेबल है, आप जाएंगे वहां से इसको डाउनलोड करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगा आपका, फिर वीकली इंटरैक्टिव सेशन भी होगा जहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट और बाकी चीजों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन होगा। जैसे ही हम एग्जाम्स को अप्रोच करने लगेंगे, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम वन शॉट रिवीजन करेंगे और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा। स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने के बाद ही आप वेरिएशन पर मूव करिए। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, पहले जो बेसिक तैयारी है वो आप कर लीजिए, उसके बाद जो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए। बहुत सारा वेरिएशन आपने पढ़ लिया, उसका कोई रिवीजन नहीं किया तो वो आपके काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कम पढ़ा लेकिन बम पढ़ा, है ना, ये सबसे सही चीज है। कम पढ़ा लेकिन बम पढ़ा है अगर, तो आपको वो मार्क्स देकर जाएगा। तो आप पहले एक बेसिक तैयार करो, जो चीज आपने एक बार में पढ़ी है उसको कम से कम 4-5 बार 6 बार रिवाइज करो, तब जाकर आप वेरिएशन में उतरो। पता चला आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ ली लेकिन रिवाइज कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्लाइड है, बहुत बेसिक सी बात है, जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ेंगे, इतना डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू वी नीड वेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले देख ले कि वेक्टर होता क्या है। तो द क्वांटिटी विच डू रिक्वायर डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड फॉर गेटिंग डिस्क्राइब आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उनको वेक्टर्स बोला जाता है, आपको पता ही होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है, आप बोलोगे कि भैया मेरा वजन है 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, है ना। तो आपने बताया क्या कि मेरा वजन जो है, जो 60 केजी है वो ऊपर ऊपर है, यहां तक मेरा वजन 60 केजी है ना। ऐसा नहीं बताते आप। ऐसा बताते हो क्या कि मेरा जो 50 केजी वजन है वो सर के पीछे साइड, ऐसा बताते हो क्या? नहीं बताते। आप क्या बताते हो? आपका वजन 50 केजी है, ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी तबीयत खराब है क्या, आपने बोला हाँ हमारी तबीयत खराब है, कितना टेम्परेचर है, आपने बोला भाई मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दिया कि नहीं बता दिया? बिल्कुल बता दिया। क्या कोई डायरेक्शन बताई कि नीचे नीचे पैर गर्म है, मेरे नीचे पैरों की तबीयत खराब है, मेरा ऊपर जो शरीर है, जो छाती है मेरी, उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन पैरों की तबीयत खराब है, नीचे वाला जो डायरेक्शन है उसकी तबीयत खराब है? ऐसा नहीं करते, है ना।
तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही था, साथ ही साथ क्या बताना पड़ा, डायरेक्शन बताना पड़ा। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने सोचा कि अपनी मौसी से आप मिलने जा रहे हो, आपकी मौसी ने बताया कि ठीक है बेटा अब तो तुम बड़े हो गए हो, हम तुमको स्टेशन रिसीव करने नहीं आएंगे। तुम जैसे स्टेशन से बाहर निकलो, स्टेशन से बाहर निकलकर 5 किलोमीटर लेना चलना, 5 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर और चलना, मेरा घर आ जाएगा। अब भैया ये तो उन्होंने डिस्टेंस बता दी, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया। उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया कि स्टेशन से बाहर निकलकर आपको 5 किलोमीटर कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। जैसे ही वो बताएंगे आपको कि स्टेशन से निकलकर 5 किलोमीटर लेफ्ट चलना है और उसके बाद 2 किलोमीटर राइट चलना है, मेरा घर वहीं एग्जैक्ट पॉइंट पर है, तो आप समझ जाओगे। तो यहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो वही मैं बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर हमको फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी दी जाती हैं जिनको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसी आप जब आप और बड़े हो जाएंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग डोमेन में होते हैं वो एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं जिनको टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। अभी हमको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बात कर लेंगे उसके बारे में, ज्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स, आप समझ गए? हाँ, क्योंकि हमको डायरेक्शन का सेंस भी चाहिए था, बिकॉज वी नीडेड सेंस ऑफ द डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन क्या है भाई, किधर है, ये जानना भी जरूरी था, है ना? विद मैग्नीट्यूड है ना? अब जैसे आप पढ़ोगे कि भैया एक बॉडी है ना, ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉडी पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स किधर लगाया मैंने? ये 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, है ना? कैसी है डायरेक्शन ये? राइट में। कहाँ लगाया मैंने? राइट डायरेक्शन। अच्छा, अगर राइट नहीं समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो ये मैंने कहाँ लगाया है? 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में लगाया है। अब आप समझ गए कि अगर ये फोर्स इस एम मास के ब्लॉक पर लगा होगा तो ये किस साइड मूव करने वाला है? फ्रिक्शन अभी सब हटा दो, ये किस साइड मूव करने वाला है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां जैसे फोर्स जैसी क्वांटिटी हो गई, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटी में आती है, जहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी होता है। ठीक है ना? तो हम इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। अब दूसरी बात कि वेक्टर क्वांटिटीज अगर पढ़ ली, समझ रहे हो मेरी बात, तो वेक्टर क्वांटिटीज में स्केलर तो छुपा है, स्केलर छुपा है मतलब मैग्नीट्यूड तो छुपा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना? तो अगर मैं बताना चाहूंगा फोर्स को तो मैं बोलूंगा भैया 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो फोर्स क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर मैं सिर्फ 5 न्यूटन बताऊं तो मैं एक्चुअल में क्या बता रहा हूं? मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। मतलब वेक्टर के अंदर एक तो स्केलर छुपा हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड छुपा हुआ, ये बोल देता हूं चलो, एक तो मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है, मैग्नीट्यूड छुपा है, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन भी छुपी हुई है, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन भी छुपी हुई है। अच्छा सर, अगर हमें कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ उसे डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी हो, तो क्या हम उस क्वांटिटी को सीधा वेक्टर बोल देंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी घोषित करना है तो क्या सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी फटाक से जाकर लिखिए कि हाँ सर मुझे इसका आंसर पता था और मैंने आपको ये जवाब इसी टाइम पर दे दिया है। वेल एंड गुड, अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब वेक्टर जैसे बना लिया गया, ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की गई, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो आप वेक्टर बनाते हो, मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं 5 न्यूटन का, तो अगर आपको 5 न्यूटन का वेक्टर बनाने के लिए बोला गया है, ये व्हाइट कलर की स्लाइड क्यों आ गई है? हमको तो चाहिए है कैसा बैकग्राउंड? हमें चाहिए बैकग्राउंड ब्लैक कलर का। आइए कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। ये लो, हमने कर लिया, ठीक है, आ जाओ। और चलो आ गया। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था, थोड़ा मोटा करता हूं पेन को और आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखाता हूं। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चलिए, है ना? यहां पर जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है, दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर।
ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है ये आपको क्या बता रही है? लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर आपको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, वहां पर हमने बोला था कि जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, वेक्टर क्वांटिटी 5 न्यूटन। मैंने ये बोला कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो होगी वो 1 न्यूटन को डिफाइन करेगी। तो 5 न्यूटन का अगर आपके पास फोर्स है और आपको उसको वेक्टर क्वांटिटी में बताना है, तो ये एरो कितना बड़ा होना चाहिए? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये क्या बता रही है? 5 न्यूटन का फोर्स बता रही है। ठीक है ना? ओके। इसको बोलते हैं हमारे वेक्टर का टेल, इसको बोलते हैं हमारे वेक्टर का टेल, और इसको बोलते हैं हमारे वेक्टर का हेड। इसको बोलते हैं हमारे वेक्टर का हेड। अब ध्यान से सुनना, लोग बोलेंगे कि सर हमको हेड और टेल क्यों बता रहे हो, तो हमको देख के पता चल रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन जब आप एंगल फाइंड आउट करने जाएंगे ना, तो आपको हेड और टेल जानना बहुत जरूरी रहेगा कि टेल से टेल कब जोड़ना है, हेड से टेल कब जोड़ना है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मान लीजिए फोर्स एक वेक्टर है, तो आप इस तरीके से ऊपर एरो लगा के वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे। आई मेरी बात समझ में? इसमें क्या होगा? इसमें आपको एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। ये जो चीज है ये डायरेक्शन बताएगी। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, आगे जाके समझेंगे। ये आपको डायरेक्शन बता रही है और ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। तो आपको लेंथ से क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मिलता है। ये उसका हेड होता है, ये उसका टेल होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कि अगर एक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी? आप 100% बोल सकते हैं छाती ठोककर। आपने इसका जवाब हो सकता है कमेंट में दिया हो सकता है नहीं दिया हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो सकता है आप आलस कर गए हो। तो इसका आंसर है नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से सुनना, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनका जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज का जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज कैसे होता है? मान लीजिए 2 kg आपने क्या लिया, मुझे क्या पसंद है यार, मुझे बनाना पसंद है ना? आपने 2 kg बनाना लिया, ठीक। फिर आपने 3 kg और बनाना ले लिया, 3 kg और बनाना ले लिया। टोटल आपने कितना बनाना ले लिया? तो आपने बोला बनाना 5 kg। कितना ले लिया आपने? 5 kg बनाना ले लिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? सीधा सीधा ऐड कर दिया। इसको हम बोलते हैं स्केलर एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्केलर एडिशन। ओके सर, बोलते तो हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा खेल नहीं होता। वेक्टर में ऐसा खेल नहीं होता। मेरा क्वेश्चन दिमाग में रखना कि हर वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अवेलेबल है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी? आपने बोला, क्या बोला मुझे नहीं पता भी कमेंट में, लेकिन मैं आपको अब जवाब देने वाला हूं। तो मान लीजिए अब आपके पास 2 किलो क्या थे? केले थे। 3 किलो फिर केले थे, तो टोटल केले कितने हो गए? 5 किलो हो गए। ये स्केलर फॉर्म ऑफ एडिशन होता है। आप सीधे सीधे क्या कर देते हो? उसको ऐड कर देते हो। लेकिन अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर एडिशन की बात करें, ध्यान से सुनना, वेक्टर एडिशन की बात करें, तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है? आइए बात करते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये जो वेक्टर एडिशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है, सिंपल से क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आप 6 मीटर आप इस डायरेक्शन में चले, आप चले 6 मीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? 6 मीटर आप इस डायरेक्शन में चले, नीचे बना लेता हूँ थोड़ा सा। 6 मीटर आप इस डायरेक्शन में चले, ठीक है ना? 8 मीटर आप इस डायरेक्शन में चले, 8 मीटर आप इस डायरेक्शन में चले, ठीक है ना? मैंने पूछा ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था। आप सी पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ए से स्टार्ट करके। मुझसे पूछा गया ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है। अरे भैया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ कितना है।
तो आपने यहाँ पर हाइपोटेनियस जैसे ही निकाला तो कितना आया, 10 मीटर आया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, है ना। यानी कि अगर मैं इसको ए वेक्टर मानूं, इसको बी वेक्टर मानूं, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ रहा है, 10 मीटर के बराबर आ रहा है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ सर मान रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, क्या बोलूं, मैं बोला कि मैं 6 मीटर ऐसा चला, 6 मीटर ऐसे चला और 6 मीटर से चलने के बाद ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पहुंचा और यहां से मैं वापस घूम गया, यहां से मैं वापस घूम गया और कितना पीछे आ गया, 8 मीटर पीछे चल गया, 8 मीटर पीछे की तरफ आ गया। 6 मीटर आगे चला, 8 मीटर पीछे आ गया, तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। तो अब बोल रहा है कि बताओ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। तो आपने अगर यहां पर निकालने की कोशिश करी, वेक्टर एडिशन किया, तो आप बोलोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप जिनको जैसे इनका वेक्टर एडिशन करोगे, ये क्या हो रहा है भाई, दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर एडिशन। आप इनके बीच में जैसे ही वेक्टर एडिशन करोगे, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 6 - 8 यानी कि -2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 मीटर आ जाएगा। अब आप जैसे ही देख रहे हो कि भैया माइनस आ गया यहां पर, तो है ना, पहले भी आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया था तो आंसर 10 मीटर आ रहा था, अब फिर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हो, आंसर -2 मीटर आ रहा है। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अब आप खुद देखो कि यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो 90 डिग्री का है, नहीं देखोगे क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आप एंगल देखोगे। अब आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, अगर इसको आप इधर लेकर आओगे तो 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा क्या, सब बताऊंगा बाद में। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ सारा खेला किस पे डिपेंडेंट है, खेला डिपेंडेंट है, खेला डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वेक्टर्स के एंगल पर, वेक्टर्स के एंगल पर, एंगल पर। सिंपल सी बात है भाई, है ना। एंगल बदलेगा वेक्टर्स के बीच का तो उनके एडिशन का जो रिजल्ट है वो भी बदलता जाएगा। तो ये स्केलर एडिशन से बहुत अलग है। स्केलर में 2 + 2 करोगे 4 ही आएगा, 5 + करोगे 10 ही आएगा, 11 + 11 करोगे 22 ही आएगा, ये बात डन है, पक्की बात है। लेकिन अगर आप बात करोगे वेक्टर एडिशन की तो वेक्टर एडिशन में दिक्कत रहती ही रहती है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वेक्टर एडिशन थोड़ा अलग होता है स्केलर एडिशन से। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पूछता आ रहा था वो क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, ऐसी कोई क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, ऐसी कोई क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी है, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर? नहीं। क्या वो क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी? नहीं। हमको एक तीसरी चीज भी चाहिए अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ साथ क्या हो, मिटता कैसे है, हाँ चलो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो क्या फॉलो करे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या फॉलो करे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये तीनों चीजें फॉलो करती है ये क्वांटिटी, तो फिर ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, एक वेक्टर कहलाएगी। क्या ये मेरी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है। क्या होता है स्केलर एडिशन, क्या होता है वेक्टर एडिशन, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो एक बात दिमाग खोलकर सुन लेना, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, या अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, तो भैया एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे आपकी वो। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, बात करें अगर हम करंट की, करंट सबसे ज्यादा बेसिक एग्जांपल करंट है ना। करंट जो है मान लीजिए यहां से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल है कितना एंगल ले लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। यहाँ से एंगल कितना, यहाँ से कितना निकलेगा भैया आपका करंट, तो 5 और 5 10 एम्पियर निकलेगा। तो यहाँ पर आपने 10 एम्पियर निकाला कैसे, ये 10 एम्पियर आपने निकाला है स्केलर एडिशन से। किससे निकाला है? स्केलर एडिशन से, समझ रहे हो। यहाँ पर आपने एंगल बताया, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि यार ये एंगल चेंज कर देते हैं हम, ये लो ऐसा कुछ कर दिया हमने, यही 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यही 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल अब मैंने 70 डिग्री कर दिया मान लो। तो अब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा, वो अभी भी कितना होगा, 10 एम्पियर होगा, अभी भी कितना होगा, 10 एम्पियर होने वाला है,
10 एम्पियर होगा, ठीक है ना। तो क्या एंगल चेंज करने से इनके बीच का जो एडिशन है वो गलत हो गया क्या, अलग हो गया क्या, नहीं, वही आ रहा है 10 एम्पियर। तो ये क्या है, सिंपल और सिंपल स्केलर एडिशन पर जा रहा है। ये डायरेक्शन पर इसके पास भले ही डायरेक्शन होगी, इसके पास भले ही डायरेक्शन होगी, बट जब आप इनका एडिशन कर रहे हो तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आप अपने करंट को क्या बोलते हो, एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हो, ठीक है ना। वैसे जब आप, जैसे हम हायर क्लासेस में थे, तो हायर क्लासेस में हमको पता चलता है कि नहीं भाई ये तो टेंसर क्वांटिटी, ऐसा हायर क्लासेस में बोल दिया जाता है कि टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन भी चाहिए होता है कि किस प्लेन में वो क्वांटिटी है। जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी ही डील करेंगे। जैसे प्रेशर है, प्रेशर भी सबसे बेसिक एग्जांपल, प्रेशर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती, उसमें भी आप सीधे सीधे एडिशन करते हो। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो प्रेशर के पास अपना कोई डायरेक्शन होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर हो सकता है, बट उसका जो एडिशन है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वांटिटी दी जाए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, आप उसको वेक्टर फट से नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि क्या वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रही है, हाँ अगर कर रही है तो वेक्टर क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए इतना मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर algebra are called vectors. For the example, displacement, velocity, acceleration, momentum, force, impulse, weight, thrust, torque, angular momentum, angular velocity, etc. ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सब के सब क्या है भाई, वेक्टर्स। ठीक है, ओके, हाँ सर, ओके, आ जाओ। वही नोट जो मैंने आपको बताया कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, then it does not always imply that it is a vector. For it to be a vector, it should obey laws of vector addition. बता चुका हूं आपको। The physical quantity current has both magnitude and direction, but it is a scalar as it disobeys the laws of vector algebra. बता दिया है मैंने आपको, क्लियर होगा मेरे ख्याल से, पक्का 100%? हाँ सर 100%। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको एन यू चाहिए। एन क्या है, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, क्या चाहिए आपको, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, और साथ ही साथ यू क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको 2 किलो बनाना बोला, तो 2 किलो बोला ना, है ना, तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू 2 हो गई और यूनिट केजी हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो ये 2 kg, इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो। 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, ऐसे इस तरीके से आप पढ़ोगे फिजिकल वर्ल्ड में, थोड़ा सा मैं वहां पर आपको डिफाइन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको कर चुका हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए कहां गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। यहां पर हेडिंग लिख दूं क्या, समझ में आया क्या? दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ओके सर, ओके, आ जाइए। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ लिया, तो जरा सा एक को जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये हल्का फुल्का, इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे और जरा मुझे कर कर बताएंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर, 7 न्यूटन, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब सर ये सब क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे यार ये तो बताने लायक भी नहीं है, खैर इतनी ईजी चीज़ है कि आप आराम से समझ जाओगे। बहुत पतला है सर, बहुत पतला है, मोटा करो इसको, मोटा करो, ठीक है, आ जाओ। ये एक और ये एक, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो ये बोलूँगा इसको 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 इसको, चलो 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 चलो, हाँ क्या बोला भाई, ये है हमारी ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है, हाँ सर। 7 न्यूटन, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ, ऑफ जिससे बोला जाता है आप उससे बढ़ते हो, कितने डिग्री का एंगल बनाना है, ईस्ट ऑफ साउथ बोला है, मतलब आपको साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है। कितना एंगल बनाते हुए, 53 डिग्री का। तो लो भैया 53 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री का है, ओके। अगर आप इसकी लेंथ मानोगे तो हो सकता है जो इसकी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता दे। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो, 53 डिग्री बता दिया है, ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो ये हो गया 7 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ।
और सेकंड क्या है 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लो भाई इसे भी ड्रॉ करें, है ना। चलिए क्या बोला है 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब आपको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आना है। दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आना है। कितने डिग्री 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको ये बना कर दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इसको आप कैसे बोलोगे, तो मान लीजिए एक वेक्टर मैंने आपको बना कर दे दिया, ये है 10 न्यूटन। क्या है ये 10 न्यूटन और एंगल है यहाँ से इसका 60 डिग्री। तो उसको आप कैसे बोलोगे, बोल कर बताओ या लिख कर बताओ मुझे कमेंट में लिख कर बताओ कि आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंट बोलोगे क्या होता है सर? गंवार आदमी, रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये बोलो सर। हाँ ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे कमेंट में लिख कर बताओ। ठीक, अगर मैं यहाँ पर आपको एक वेक्टर बना कर दे दूँ, लो भाई ये एक वेक्टर है, यहाँ से एंगल है 70 डिग्री का, ठीक है ना, और ये है क्या 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे बताओ आप कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स, क्या है भाई ये? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज अलाउड। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होती है सर? क्या होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है ना, थोड़ा पतला कर लूँ क्या, हमारे पास जगह थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक है ये वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। ठीक, ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, जब आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने जाएंगे, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, साथ साथ समझा देता हूं मैं आपको। जब आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने जाएंगे, आइए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आइए समझते समझते चलेंगे। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मान लीजिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है थीटा, तो दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। हमेशा थीटा हो जरूरी नहीं, मैं अब सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूं। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज द एंगल between the vectors, between the, this is the angle between the vectors only measured, only कर देता हूँ, अंग्रेजी थोड़ी सही कर देता हूँ, measured only when vectors are placed, tail to tail, when vectors are placed, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जब आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मेजर करने को बोला जाएगा तो दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि वेक्टर्स कैसे प्लेस होंगे, टेल टू टेल प्लेस होंगे। कैसे प्लेस होंगे? टेल टू टेल प्लेस होंगे। आइए वापस बताता हूं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई? देखिए ये हेड है, ये इस वेक्टर का हेड है, एच करके लिख देता हूँ, है ना। ये इस वेक्टर का हेड है, ये इस वेक्टर का हेड है, ये इस वेक्टर का टेल है, ये इस वेक्टर का टेल है। देखिए टेल से टेल जुड़े हुए वेक्टर, तो फिर इनके बीच का एंगल हो जाएगा क्या? थीटा। तो फिर इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। लेकिन अगर आपको वेक्टर इस तरीके से दिए गए हैं, किस तरीके से? एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, तो अब आप एंगल कैसे निकालोगे? क्या इनके बीच का एंगल, अगर वेक्टर ये बी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है ना, और ये वेक्टर ए वेक्टर है ना, आप बोल सकते हो कि इस वेक्टर का ये टेल है बट ये इस वेक्टर का हेड है, तो यहाँ हेड टू टेल जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको एंगल निकालना है, आपने बोला जल्दी जल्दी में कि भैया आप जल्दी जल्दी में थे, आपने बोला अरे तुरंत निकाल देंगे, आपने बोला ये है थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि एंगल आप तभी मेजर कर सकते हो जब दो वेक्टर कहाँ हो? टेल से टेल जुड़े हो। तो क्या करना चाहिए सर? तब हम चलेंगे पहले पॉइंट पर,
पहले पॉइंट पर, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर अलाउड। मतलब आप क्या कर सकते हो, इस वेक्टर को शिफ्ट करके आप इधर ला सकते हो, पैरेलली शिफ्ट करके आप इस वेक्टर को इधर ला सकते हो। देखो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया और इधर लेकर आ गया, तो अब आपका बी वेक्टर ये हो गया। पहले आप बोल रहे थे एंगल थीटा है, ये गलत होता, बिल्कुल गलत होता, क्योंकि इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होता। आप ऐसे में एंगल मेजर नहीं कर सकते। कब मेजर कर सकते हो, जब दोनों वेक्टर के टेल आपस में जुड़े हो तो थीटा निकलेगा। तो ये थीटा एकदम सही था। तो इसके लिए आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या कर दी गई है, अलाउ कर दी गई है कि आप अपने वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए अच्छा, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा वेक्टर दूं। अच्छा, ये जो वेक्टर था, अगर इनके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये थीटा नहीं हो सकता, तो फिर एंगल क्या होगा? क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउ हो गई है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या हो चुकी है भाई, अलाउ हो चुकी है, तो हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। ये देखो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हमने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, इस वेक्टर का टेल है और इस वेक्टर का भी यहाँ पर क्या है, टेल है। तो जब आप टेल से टेल जुड़ोगे तो ये एंगल एकदम सही होगा। दिस इज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, और यही है हमारा एंगल थीटा, यही है हमारा एंगल थीटा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं भाई, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला। देखो एक वेक्टर है ये, ठीक, एक वेक्टर है ये, बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा, बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर आप जल्दी जल्दी में बोलते हो कि इनके बीच का एंगल ये होगा थीटा, तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इस वेक्टर का ए वेक्टर का ये टेल है और बी वेक्टर का ये हेड है, तो हेड से टेल जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप कभी भी थीटा नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे, सर वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके आगे लेकर आ जाऊंगा। ये देखो सर, इस तरीके से मैं इस वेक्टर को उठाकर पूरा का पूरा आगे ले आऊंगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इस वेक्टर बी का, अभी बी वेक्टर उठकर यहां आ गया, अब बी वेक्टर इधर नहीं है, ये पैरेलली शिफ्ट होके इधर आ गया है। इसको हम बोलते हैं, देखो मैं आखिरी में बता दूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बता चुका हूं, ठीक है ना। इसको उठाकर यहां लाना कहलाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। ये भी आपने क्या, ये आपने क्या किया है, यहां से यहां लाके आपने क्या किया है, पैरेलल शिफ्टिंग की है। क्या की है आपने, ये पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। और ये क्या किया है आपने, ये यहां से उठाकर जो आप इधर ले गए हो, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल शिफ्टिंग, दिस इज ऑल्सो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बोल सकते हो कि इस वेक्टर का ये टेल है, इस वेक्टर का भी ये टेल है, तो दिस इज द एंगल थीटा, ये एकदम सही होगा, दिस इज द एंगल थीटा। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए, तो हमने पहले पॉइंट से एंगल ऑफ वेक्टर भी क्लियर कर लिया और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी हम समझ गए। चलिए पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ऑन रोटेटिंग वेक्टर्स बाय 360 डिग्री देयर वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब आप देखो, आप मुझे नोटिस करते रहना, मुझे आपने नोटिस किया, देख लिया, ये मैं घूमकर वापस इसी पोजीशन में आ गया, क्या अंतर आ गया? कुछ नहीं। क्या अंतर आ गया? कुछ नहीं। अगर मैं घूमकर ऐसे खड़ा हो जाऊं 90 डिग्री, तो अंतर आ गया ना। अब मेरा कंधा आपके सामने है, अगर मैं 180 डिग्री घूम जाऊं तो मैं उल्टा, मेरी पीठ आपके सामने है, और अगर मैं वापस पूरा घूमकर आपके सामने आ जाऊं तो मैं वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ हूं। 360 डिग्री घूमने पर मुझ में कोई अंतर नहीं आया मेरी पोजीशन में। तो यही बोलना चाह रहा है कि जब वेक्टर को आप 360 डिग्री घुमा देते हो तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। जब आप वेक्टर को 360 डिग्री घुमा देते हो तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसको अगर आप पूरा घुमाकर 360 डिग्री घुमा देते हो तो वेक्टर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। नो चेंज, नो चेंज, वेक्टर में नो चेंज, ठीक है। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, the angle between the two vector is the smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail। जब आप अपने वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ते हो और एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जो थीटा एंगल आपने फाइंड आउट किया है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही रहती है। 0 और 180 भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आपके एंगल की वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में ही रहेगी। कैसे? देखो, आओ अब आप यहां समझना। जब मैंने एक वेक्टर ये बनाया ए वेक्टर और एक वेक्टर ये बनाया बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल आपने थीटा यही क्यों बोला है?
जब ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल से टेल यहाँ जुड़े थे तो भैया इनके बीच तो दो एंगल हो सकते हैं ना, एक तो ये थीटा हो सकता है और एक ये थीटा भी तो हो सकता है, ये भी तो थीटा हो सकता है। तो हमने ये थीटा क्यों चुना, ये थीटा क्यों चुना, ये क्यों नहीं चुना? इसलिए क्योंकि जो दो एंगल आपके सामने आ रहे हैं, दो वेक्टर को टेल से टेल जब आप जोड़ रहे हो, दो वेक्टर को जब आप टेल से टेल जोड़ रहे हो तो उनको जोड़ने के बाद जो एंगल आपके सामने आ रहा है वो एंगल या तो 180 डिग्री, या तो आप देख सकते हो छोटा होगा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, या तो उससे ज्यादा होगा। अरे भाई यहां पर देखो ना, एक थीटा ये बन रहा है, एक थीटा ये बन रहा है, थीटा डैश बोल देता हूं इसको। तो इन दोनों में से आपको हमेशा स्मॉलर एंगल चुनना है। अंग्रेजी पढ़ो ना, अंग्रेजी पढ़ो। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। तो इन दोनों एंगल में थीटा और थीटा डैश में स्मॉलर कौन सा है? थीटा है। तो इसलिए आपने कौन सा एंगल माना? थीटा माना। सिमिलरली आप इन दोनों एंगल को देखो, देखो जब आपने इसको टेल से टेल जोड़ा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक एंगल ये बन रहा है थीटा, ठीक है ना, एक एंगल ये भी तो बन सकता है थीटा डैश। समझ रहे हो? दो एंगल बन सकते हैं, लेकिन दोनों में से आपको कौन सा चुनना है? छोटा वाला चुनना है। अब आप इसमें देखो, है ना, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एक एंगल ये भी तो बन सकता है। अगर ये थीटा है तो एक एंगल थीटा डैश ये भी बन सकता है। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सा एंगल चुनना है? छोटा वाला, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल चुनना है। तो आपका हमेशा जो थीटा होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो होगा, वो हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में ही होगा। 180 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अच्छा, अब पूछते हैं बच्चे मुझसे कि सर ऐसा क्यों? तो देख लो, आओ देखें, इसको समझते हैं। देखिए एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर ये, एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर ये, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल कितना है? ये 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हो सकता है ना एंगल, 180 डिग्री तो हो सकता है। दूसरा एंगल कौन सा होगा? सर वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, परफेक्ट। मैंने बोला कि सुनो ना, बी वेक्टर ये ना करके ये ले लो, बी वेक्टर को इधर ना लेके बी वेक्टर को इधर ले लो, है ना। तो अब ये जो एंगल है ये बढ़कर इतना हो जाएगा थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? है ना, अभी भी टेल से टेल जुड़े हुए हैं दोनों वेक्टर, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, स्मॉलर वाला एंगल होगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि स्मॉलर वाला एंगल आपको लेना है। तो ये थीटा डैश एंगल होगा, थीटा नहीं होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या कहलाएगा? थीटा डैश, ना कि थीटा, क्योंकि आप 180 से ज्यादा चले गए। समझ गए? इसलिए बोला गया है कि हमेशा आपका थीटा 0 से 180 के बीच में रहेगा। पानी पी लिया जाए क्या? थोड़ा सा, क्या बोलते हो? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए? बिल्कुल पी लिया जाए। लो भाई, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमेशा टेल से टेल जोड़ने के बाद ही हम निकालेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए कितने टाइप होते हैं? 10 टाइप हमारे सामने हैं, जिसमें से जो पोलर वेक्टर है वो तो बहुत इजी टाइप का है, नॉर्मल है, आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे। इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, जीरो, यूनिट, ऑर्थोगोनल, पोलर, एक्सियल एंड कोप्लेनर वेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इक्वल वेक्टर से। क्या होता है सर इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं सर जो इक्वल होते हैं, और जो इक्वल होते हैं सर वही इक्वल वेक्टर्स होते हैं। हाँ, दे दिया ना अपने वाया वाला आंसर। यार इक्वल वेक्टर सही में वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। ये एल लेंथ का वेक्टर है और ये भी एल लेंथ का वेक्टर है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर आपको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। आई एम सॉरी, तो अगर हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर वो इक्वल वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और क्या हो, और क्या हो, और क्या हो। एक मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए ये जो वेक्टर है ये है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेक्टर है ये 2 न्यूटन का हो, तो क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे? अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है वेक्टर और ये 2 न्यूटन वेक्टर है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और यूनिट भी क्या हो? सेम हो। यूनिट भी क्या हो? सेम हो भाई। तो अगर यूनिट भी सेम है तब हम जाकर बोलेंगे कि ये वेक्टर क्या है भाई? इक्वल वेक्टर्स है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, चलो बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स भी कुछ ना कुछ आसान सही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नाम में ही पैरेलल छुपा हुआ है तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, ठीक, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर तो नहीं दिख रहे हैं क्या? इस केस में बता रहा हूँ, इस केस में बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर नहीं है, बट उनके बीच का अगर आप एंगल देखोगे, सर एंगल कैसे देखेंगे? अरे भाई आप इसे पैरेलल शिफ्ट करो, क्या करो? पैरेलल शिफ्ट करो। जब आप पैरेलल शिफ्ट करके इसे लेकर आओगे यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं टेल से टेल जोड़ने पर जो एंगल आ रहा है थीटा, जो एंगल आ रहा है थीटा, वो कितना है? 0। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। वो हमेशा क्या होता है भाई? 0 डिग्री होता है। अच्छा सर, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता तो? अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता तो मतलब ये कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना? मेरा दिमाग का क्वेश्चन है सर, मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, है ना, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आऊँ, इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आऊँ सर, तो मैं देख सकता हूँ कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, इसको सीधा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको उठाकर दूसरा कर लेता हूँ ताकि दिखे आपको, इसे उठाकर मैं बी वेक्टर को इधर लेकर आ जाऊँ, देखो आप ध्यान से देखा आपने तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो थीटा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो भी 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर दो वेक्टर आपके क्या है? इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो आप इसे पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले जाओगे तो एंगल क्या आ जाएगा? 0 डिग्री ही आ जाएगा। तो हो सकता है इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है ना? नहीं तो अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमेशा दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। मैग्नीट्यूड की बात हमें यहाँ पर नहीं करना है, हो सकता है मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो, बी वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज्यादा है, बट वो क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है। यहाँ पर देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है, बट ये भी क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है ना? पैरेलल वेक्टर्स में नो रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, नो रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कोई भी नहीं करेगा भाई, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब इसमें क्या है भैया? इसमें क्या तिकड़म है? इसमें कुछ भी तिकड़म नहीं है कि अगर एक वेक्टर ये है आपके पास, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा आपका, अरे उल्टी डायरेक्शन में इधर जाओ, ठीक है ना? यहाँ भी आपको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल जब आप टेल से टेल जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। जब भी आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करोगे तो जो वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ मैंने कोई मैग्नीट्यूड की आपसे बात करी नहीं, कोई बात मैग्नीट्यूड की नहीं होगी, कोई बात मैग्नीट्यूड की नहीं होगी। बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, कोई बात मैग्नीट्यूड की नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्लियर? स्टार। हो सकता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन हमेशा ये याद रहेगा कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का ही होगा। पक्की बात है, ठीक है? कोलिनियर वेक्टर्स, ओहो हो, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, नाम में छुपा है नाम, नाम में छुपा है नाम। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नामकरण ही रख दो। ये सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको क्या है? नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नामकरण ही रख दो। यार अगर आपका मतलब बेटा है तो उसका कुछ नाम रखने में थोड़ा क्रिएटिव हो ना। रक्षक नाम रखो, रुद्राक्ष नाम रखो, थोड़ा सोचो, तहजीब नाम रखो, कितने अच्छे अच्छे नाम है। करण नाम रख दिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना अगर कोई करण देख रहा हो तो, है ना? मतलब नामकरण हो रहा है, आपके बच्चे का नामकरण है आज, क्या नाम रखेंगे? कर्ण नाम रखेंगे, कर्ण। अरे नामकरण में से कर्ण उठा लिया और बच्चे का नामकरण रख दिया। नहीं, थोड़ा सोचो यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो जैसे ही आप कोलिनियर देखते हो तो कोलिनियर में लीनियर छुपा है, तो जो वेक्टर्स एक ही लाइन में होते हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये लाइन बनाई, सीधी लाइन बनी है कि नहीं? हाँ, अगर मैंने ये लाइन बनाई और इस पर दो वेक्टर बनाए, एक वेक्टर बनाया ये ए वेक्टर और एक वेक्टर बनाया ये बी वेक्टर, तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं?
सेम लाइन पर है, इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम ही लाइन पर है, तो हम बोलेंगे ये क्या है भैया, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। अगर हम इसे पैरेलली शिफ्ट करके इसके पास ले आए तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छी बात है, अगर आप ये सारी चीजें क्वेश्चन अपने दिमाग में ला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वेक्टर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसकी बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, इसकी बात आप करेंगे कहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट में। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो। इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, जीरो होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है इस वेक्टर का, जीरो होता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज रैंडम, डायरेक्शन कुछ भी ऐसे, डायरेक्शन इज रैंडम, डायरेक्शन इज रैंडम, ठीक है ना। आर्बिट्री भी बोलते हैं इसको, आप बुक्स में लिखोगे तो देखोगे तो वहां पर लिखेगा, आप दिखेगा आपको आर्बिट्री। तो डायरेक्शन क्या है भाई, यहाँ पर रैंडम है। ओके, तो जीरो वेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। याद हो अगर आपको तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अभी एन कैप क्या होता है इसके बारे में अगर यूनिट वेक्टर में अभी बात हम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दूं तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। तो यहाँ पर आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, बट उसकी कोई रैंडम डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ओ हो, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, यूनिट वेक्टर बहुत काम की चीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली इंपॉर्टेंट, ये भी लिख दूंगा मैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important and only important for giving the direction, for giving direction to a vector, for giving direction to a vector, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको समझ में आया कि नहीं। मैं बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर का जो हमें काम पड़ेगा वो काम पड़ेगा किसी वेक्टर की डायरेक्शन जानने के लिए या किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए, बस इतना ही काम है आपका यूनिट वेक्टर का। सर इस यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या, जैसे आपने बताया कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं भाई, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जैसे आपने बताया कि नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होता है, वैसे ही सर यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज magnitude of unit vector is magnitude of unit vector is always 1। हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो अगर कोई वेक्टर है जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, ये सब क्या है भैया, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए है तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे उसका कैप निकल आता है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई वेक्टर ए वेक्टर दे दिया जाए, उसका यूनिट कैप आप कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर। अरे भाई अगर मैं ए कैप लिख रहा हूं तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम वेक्टर को रखते हैं, डिवाइड करते हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अगर आपको बी कैप निकालना है तो आप बी वेक्टर को डिवाइड करोगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आपको उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बताएगा आपको, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है। अगर आप इसे थोड़ा अलट पलट कर देखेंगे तो आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मतलब सर कौन सा कलर ले लूं, ये कलर ले लेता हूं। मतलब कि ये कि अगर मैं इस तरीके से देखूं, ध्यान से देखना, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, हाँ कि ना। चलो, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपको चाहिए है डायरेक्शन। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, या आपके दिमाग में घुस चुकी है, खून में घुस चुकी है कि नहीं, बिल्कुल घुस चुकी है। तो अगर आप ए वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो आपको नहीं लग रहा कि ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। अरे हाँ सर
हाँ सर बिल्कुल। और ये क्या बताता है, ये क्या बता रहा है सर, ये डायरेक्शन बता रहा है। ओ हाँ, हाँ सर, मतलब अगर आपको किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी डायरेक्शन से। तो लो भैया ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, आपको वेक्टर मिल गया, बधाई हो, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो, आ गया ना वेक्टर। इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से ही आपको अपने वेक्टर की डायरेक्शन पता चलती है भैया। क्लियर है, पक्का जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पानी पी लें, आगे बढ़े, पानी पी लें, पानी पी लो तुम लोग भी, मैं भी पी लूं पानी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल क्या, ये ऑर्थोगोनल क्या है सर? यूनिट वेक्टर तो हम समझ गए, ऑर्थोगोनल क्या है? 90 डिग्री पर होने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स। अब क्या होने वाले हैं आपके यूनिट वेक्टर्स? 90 डिग्री पर होने वाले हैं। अच्छा बनाकर बताइए सर। अब भी बनाकर देता हूं, आप भी टिक करके देता हूं। ये लो भैया, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। चलिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, इस एक्स एक्सिस को मैंने एक यूनिट वेक्टर अलॉट कर दिया है इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर अलॉट कर दिया है, उसको मैंने बोला आई कैप। इस वाई एक्सिस को मैंने एक यूनिट वेक्टर अलॉट कर दिया है जिसको मैंने बोला है जे कैप। इस जेड एक्सिस को मैंने एक यूनिट वेक्टर अलॉट कर दिया है जिसको मैंने बोला है के कैप, ठीक है ना। अच्छा, इसके अपोजिट जो होगा वो माइनस के कैप होगा, इसके अपोजिट जो होगा वो माइनस आई कैप होगा और इसके अपोजिट जो होगा वो माइनस जे कैप होगा। ये तो पता है आपको। अच्छा, ये सारे के सारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। एक दूसरे से क्या है? ये परपेंडिकुलर है। समझ गया कि नहीं समझ गए? समझ गए, ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और कुछ भी नहीं है, यूनिट वेक्टर्स हैं, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और हर एक्सिस को, हर डायरेक्शन को क्या कर दिए गए हैं? एक एक यूनिट वेक्टर अलॉट कर दिए गए, ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगा, ठीक है, ओके सर। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स बहुत सिंपल से वेक्टर्स है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है और जो आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि जो ट्रांसलेशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? ट्रांसलेशन को। जैसे हो गया फोर्स, जैसे क्या हो गया? फोर्स हो गया, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। वैसे ही एक जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये जब फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स बोलते हैं, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो ट्रांसलेशन को बताते हैं, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे नेक्स्ट वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर्स। ओहो हो, ये सारे के सारे वेक्टर पता है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जब आप रोटेशन पढ़ोगे। जब आप कहाँ पढ़ोगे? जब आप क्या पढ़ोगे? रोटेशन पढ़ोगे, है ना। एक्सियल वेक्टर्स प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट्स, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल वेक्टर प्रोड्यूस लिख देता हूँ, रोटेशनल वेक्टर्स प्रोड्यूस, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने क्या? रोटेशनल वेक्टर्स नहीं, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स प्रोड्यूस रोटेशन इफेक्ट्स and act along the axis। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। इसका क्या मतलब है आप भी टिक करके देता हूं, आप भी बता कर देता हूं, देखो ठीक, देखना ध्यान से देखना। जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो, किसकी बात करते हो? एंगुलर वेलोसिटी की। मान लीजिए ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है, आपके कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये है, ये थोड़ी ना डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की। कैसे पता चलती है आपको? इसकी डायरेक्शन पता चलती है राइट हैंड स्क्रू रूल से। कैसे पता चलती है डायरेक्शन? कैसे पता चलती है? राइट हैंड स्क्रू रूल से। जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियों को क्या किया? कर्ल किया, तो जो अंगूठा है वो आपको आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। आई मेरी बात समझ में? तो अगर आप ऐसे कर्ल करो अपनी फिंगर्स को तो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है? आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है कहाँ पर? ये मिल रही है आपको। दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। सो दिस इज दी
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, पक्का। ये कहाँ एक्ट कर रही है? अलोंग दी एक्सिस। ये कहाँ एक्ट कर रही है? अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, एक्टिंग अलोंग दी एक्सिस। डायरेक्शन इज अलोंग दी एक्सिस, डायरेक्शन इज अलोंग शिलोंग नहीं, अलोंग दी एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये हमने डायरेक्शन निकाली कैसे? डायरेक्शन कैसे निकाली है? डायरेक्शन कैसे निकाली है? डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? डायरेक्शन पता चलेगी राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल से। तो जो भी आपके एक्सियल वेक्टर्स है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग दी एक्सिस होती है। कैसे पता चलती है? राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चलती है। अब वो चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, टॉर्क हो, जो कछु भी हो, है ना, ये सारे के सारे क्या है? एक्सियल वेक्टर्स है। सर क्या क्या बताया? एक बार जल्दी से बता देना। एक तो है आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और क्या है भाई? और है आपका टॉर्क, और है आपका क्या? टॉर्क। ये सब के सब क्या है? आपके एक्सियल वेक्टर्स है। अब मान लीजिए ये इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, लो भैया, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी लग रही है ऐसी, है ना। तो मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, ये देखो, हमने अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया तो हमें अपनी डायरेक्शन मिल गई है एंगुलर वेलोसिटी की, और वो ये है, नीचे की तरफ है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अभी भी क्या है? अलोंग दी एक्सिस है, अभी भी क्या है? अलोंग दी एक्सिस है। इसलिए इन सबको क्या बोला जाता है? एक्सियल वेक्टर्स। जैसे जैसे आप रोटेशन में एंटर करेंगे आपको ये सारे वेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पक्का? 100%? हाँ जी सर। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर वेक्टर्स नाम में ही छुपा है कि वो वेक्टर्स होंगे जो एक ही प्लेन पर पाए जाएंगे, है ना, एक ही प्लेन पर पाए जाने वाले वेक्टर्स। वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन are known as coplanar vectors। वाह, are known as coplanar vectors। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। देखिए मेरे पास ये एक स्टिक है, ठीक है, एक ये पेन है, ठीक है। मैंने इस पेन को और इस स्टिक को इस तरीके से पकड़ लिया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। मैं अगर दिखाऊं कि क्या ये एक प्लेन में है तो आप देख सकते हैं कि हाँ सर ये एक प्लेन में है, हाँ सर ये दोनों एक प्लेन में। ये देखिए दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए, हाँ सर ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए। चलो अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं, अब मैं इस स्टिक को ऐसे पकड़ रहा हूं, पेन को ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है ना, क्या ये एक प्लेन में है? देखो, क्या ये एक प्लेन में है? बिल्कुल सर, ये इस प्लेन में आ गए। देखो, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ये ऐसे थे तो वो इस प्लेन में थे, ठीक है ना। जब ये ऐसे हो गए तो ये इस प्लेन में हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? ओके सर समझ रहे हैं। अगर मैं इनको इस तरीके से पकड़ लूँ, देखो एक वेक्टर ये है, ये स्टिक देख रहे हो, ये अंदर की तरफ है, और ये एक वेक्टर ये है, ये किस प्लेन में है? तो ये इस प्लेन में। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो दो वेक्टर्स आप जब भी देखो हमेशा एक प्लेन में आपको दिखाई दे रहे हैं। दो वेक्टर्स आप कभी भी देखना, कभी भी नोटिस करना, आपको दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में दिखाएंगे। अच्छा ऐसे देख लो इन दोनों वेक्टर को, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये किस प्लेन में? ये इस प्लेन में, इस प्लेन में रखे हुए। ये देखो, आई बात समझ में? तो दो वेक्टर्स क्या है? हमेशा कोप्लेनर है। तो यहां पर मैं नोट पॉइंट बना रहा हूं और लिख रहा हूं टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सर अगर थ्री वेक्टर्स हो गए तो? गुड क्वेश्चन। अगर तीन वेक्टर हो गए तो क्या होगा सर? तो लो भैया, एक ये हो गया वेक्टर, एक मेरी ये वाली उंगली हो गई, और एक ये वाला मेरा पेन हो गया, ठीक है। तीन वेक्टर दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये। अब आप देखो कि मैं एक टाइम पर अगर किसी भी दो वेक्टर को कंसिडर करूं, पेन को और स्टिक को देखना लकड़ी वाली, क्या वो दोनों एक प्लेन में है? हाँ सर। ये जो उंगली है, ये वाला जो वेक्टर था, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, ये इस वेक्टर में, इस प्लेन में नहीं है जिसमें ये स्टिक और पेन आ रहे हैं। समझ रहे हो? ये वेक्टर
और ये स्टिक, ये वाला वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में, लेकिन ये वाला वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं नीचे की तरफ रखूं तो आप देख सकते हो कि ये उंगली मेरी जो वेक्टर बनी हुई है और जो स्टिक मेरी एक वेक्टर बनी हुई है, ये दोनों एक प्लेन में है, बट जो पेन है वो बाहर आ रहा है, देखो, तो वो एक प्लेन में नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ लूं, अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ लूं, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पकड़ लूं, इस पेन को इस तरीके से पकड़ लूं, इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से, देखना, ठीक, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ध्यान से देखना, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? हाँ सर, ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए। अब देखो, ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? देखो ना, ये तीनों एक ही प्लेन में है। हाँ सर, लेकिन अगर मैं इस तरीके से इस तरीके से अपने वेक्टर को अरेंज करूं, देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये तीन वेक्टर कभी भी एक प्लेन में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं इन तीनों वेक्टर को इस तरीके से पकड़ूं, इस तरीके से पकड़ूं, तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहे हैं। मतलब जो तीन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, एक ही प्लेन में आ भी सकते हैं और एक ही प्लेन में नहीं भी आ सकते, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉइंट मैं लिखता हूं, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाऊंगा। देखिए, थ्री वेक्टर्स मे भी लिखूं कि कैन भी लिखूं? थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, मे नॉट बी कोप्लेनर, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, क्या ये डाउट रह जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं आपको। एक ये एक्सेस, एक ये वेक्टर, सॉरी, एक ये वेक्टर और एक, अरे 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 अरे, और एक ये वेक्टर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी और यह है वेक्टर सी। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन में है? हाँ सर, एक ही प्लेन में, इस प्लेन में है सर। वो दोनों वेक्टर किस में है सर? इस प्लेन में। इसको मैं क्या करता हूं, बंद कर लेता हूं, आ जाओ, इसी प्लेन में है सर। कलर बदल लेता हूं, या नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ, कौन से प्लेन में है सर? इस प्लेन में। अरे सीधे चलो वहीं पर, किस प्लेन में है भाई? इस प्लेन में, हाँ कि ना? ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ है? इस वाले प्लेन में है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या एक ही प्लेन में है? हाँ सर। किस प्लेन में है सर? इस प्लेन में सर, वो इस प्लेन में। पक्का? हाँ सर पक्का, इस प्लेन में। ठीक, अच्छा, ए वेक्टर और अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो सर सी वेक्टर और ए वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर सर इस प्लेन में, सी वेक्टर और ए वेक्टर सर इस प्लेन में है। आप देख सकते हो सर, अब आप देख सकते हो सर। तो कोई भी दो वेक्टर का आप सेट ले लो, कोई भी दो वेक्टर का आप सेट ले लो, वो क्या है? वो क्या है भैया? एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। इस केस में ये जो तीन वेक्टर है, इस केस में जो ये तीन वेक्टर है, ये कभी कोप्लेनर नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर ऐसे बना दूं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो आप देख सकते हैं ये तीनों वेक्टर क्या है? एक ही प्लेन में। ये तीनों वेक्टर क्या है? एक ही प्लेन में है। तो मैंने इसलिए बोला कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी होते। कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, पक्का? ध्यान से देखो भैया, ये दोनों डायग्राम देखना और ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओ, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद ये आपके एच सी वर्मा जी का क्वेश्चन है या डीसी पांडे क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन देखा सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। पहले आपसे एंगल पूछा गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। देखिए ए वेक्टर बना है कुछ ऐसा, ध्यान से देखेंगे, ए वेक्टर बना है कुछ ऐसा और बी वेक्टर बना है कुछ ऐसा, बी वेक्टर बना हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब आप जैसा बोल रहे हैं वैसा तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, तो एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, और ये एक्सेस है, ठीक है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, दिस इज ए वेक्टर
एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है सर, यहाँ पर एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री तो कहीं से लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, अब दिया है तो मान लीजिए 60 डिग्री है। थोड़ा सा और इसको ऐसे होना चाहिए तो 60 डिग्री हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो एंगल ये होगा क्या, थीटा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल है। आपको एंगल निकालने के लिए वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको करनी पड़ेगी क्या, पैरेलल शिफ्टिंग। इसलिए आपको करनी पड़ेगी क्या, पैरेलल शिफ्टिंग। तो चलिए इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया। तैयार हैं आप? हाँ सर, लो भैया, दिस इज योर बी वेक्टर। ठीक है ना। अब आप इसको नहीं देखेंगे, अब आप इसको देखेंगे। देखिए इस पॉइंट पर अब इस वेक्टर का टेल है और इस वेक्टर का भी क्या है, टेल है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझते हो कि नहीं, है ना। ये पूरा अगर 90 डिग्री है, ये पूरा अगर 90 डिग्री और ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री है। तो अब आप देखिए, ये अगर आपका बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो दिस इज दी थीटा और इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ। क्या बोल रहा है भाई दूसरा एंगल? वो बोल रहा है ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल कर बताओ। सी वेक्टर कहाँ है, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ये तो हम यही सॉल्व कर देंगे यार, ये तो हम यही सॉल्व कर देंगे। देखो ए वेक्टर है 30 डिग्री, ये है 45, सी वेक्टर यहाँ से 45 है, तो यहाँ से कितना हुआ, ये 45 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ए वेक्टर का ये भी टेल है, सी वेक्टर का यही टेल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 + 45 यानी कि 75 डिग्री। कितना आ गया भाई, 75 डिग्री। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। देखो दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। अरे हाँ कि ना, ठीक है। आओ सी वेक्टर बनाता हूँ। सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, 45 डिग्री। थोड़ा और पहले बन जाएगा, है ना। चलो कौन से कलर से बना दूँ, इस कलर से बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर सी वेक्टर, दिस इज योर सी वेक्टर। ये कितना है भाई, 45 डिग्री है कि नहीं। देखो ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये टोटल कितना है, 60 डिग्री। ये टोटल कितना है, 60 डिग्री। हमको बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, मतलब आपको ये एंगल चाहिए। टोटल 60 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा क्या, बताओ मुझे। हाँ, तो भाई बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 15 डिग्री का। कितना एंगल हो गया, 15 डिग्री का। बस ये याद रखना है कि जब भी आप एंगल निकालेंगे तो वेक्टर्स के बीच में टेल और टेल का रिलेशन होना चाहिए, टेल से टेल का मिलन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, है ना। चलो भाई, तो कर दे लेक्चर को खत्म। हाँ सर बिल्कुल, लेक्चर को खत्म कर दीजिए। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी है कि हम हमेशा कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते जिससे आपको 10% ऑफ मिले, 20% ऑफ मिले। सब कुछ 100% ऑफ पर अवेलेबल है। हम भी बदले में प्यार के थोड़े से भूखे हैं, तो वही चीज़ मांगते हैं, आपका प्यार और सपोर्ट। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आग की तरह शेयर करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। इस चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ये चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET। इस लेक्चर के साथ आपको एक DPP मिल जाएगी। उस DPP को आपको डाउनलोड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि DPP प्रैक्टिस करते रहोगे तो लेक्चर रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।